हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकार। हम लोग यहाँ पे एसएससी क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड के लिए स्पेशली मेंसुरेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन का आज कंटिन्यूएशन करेंगे एंड हम लोग ने मेंसुरेशन के बारे में काफी सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ लिया है बच्चा। आज हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं द लास्ट लेक्चर ऑफ मेंसुरेशन एंड वंस एंड फॉर ऑल ये टॉपिक खत्म होने वाला है बच्चों। आज मेंसुरेशन का जो टॉपिक मैं कंसिडर करने वाला हूँ वो क्या होने वाला है ये तो आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा, बट इसके साथ साथ इसके पहले के सारे सेशंस आपको अगर देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यहाँ पे सजेस्टेड वीडियोस में भी मैं प्लेलिस्ट डालने की कोशिश करूंगा। आपको बाकी सारे प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगे, बाकी सारे चैप्टर्स का भी, जो आप लोग को एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहे हैं अभी। तो मेंसुरेशन का आज का टॉपिक क्या होने वाला है? इट इज गोइंग टू बी द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अभी पिछले लेक्चर में हमने सेक्टर ऑफ अ सर्कल के बारे में पढ़ाई किया था, आज हम लोग पढ़ेंगे सेगमेंट ऑफ अ सर्कल के बारे में। अब ये सेगमेंट क्या होता है? हम लोग ने सेगमेंट एक अलग वे में देखा है कि एक लाइन सेगमेंट सुना है, बट ये सेगमेंट कुछ और होता है। इस चीज को समझने की आज कोशिश करते हैं बच्चों। इसके पहले बच्चों, अगर आप लोग ने वीडियो को यहाँ पे लाइक करना है तो जेन्युइनली लाइक कर सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो जरूर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वो लिंक है बच्चा आप मेरे टेलीग्राम चैनल का, जहां पे मैं आपको नोट्स एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स प्रोवाइड करता हूं, जाकर ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का सेशन। तो सबसे पहले बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय द सेगमेंट? वो तो हमें पता है, सेगमेंट इज अ लाइन सेगमेंट क्या होता है, जो दोनों साइड में एंड होता है, वो तो सेगमेंट होता है। बट व्हाट डू यू मीन बाय द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल? वो पूरी तरह से अलग हो जाता है। अब सेगमेंट ऑफ अ सर्कल के बारे में अगर बात करने जाएंगे तो सबसे पहले आपके पास एक सर्कल तो होना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू कंसिडर अ सर्कल ओवर हियर विद सेंटर समथिंग कॉल्ड एज ओ। अब यहां पे मैंने ये जो बनाया है उसके बाद में आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ कॉर्ड ओवर हियर। तो आप लोग को यहां पे एक कॉर्ड दिख रहा है एंड वो कॉर्ड का नाम फॉर एग्जांपल कंसिडर करते हैं ए बी करके। बच्चा आप लोग के पास कॉर्ड होना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज आप सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे। तो यहां पे कॉर्ड होने के बाद मैं यहां पे कुछ चीजें करने वाला हूं बच्चा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बच्चा, मैंने यहां पे ए बी कॉर्ड बनाने की वजह से मुझे एक नीचे एक आर्क मिला, उसको मैंने एक और पॉइंट डिनोट कर दिया, तो वहां से मुझे ए एक्स बी करके आर्क दिख रहा होगा। आई होप बच्चों सभी लोगों को पता है कि ये आर्क कौन सा आर्क है। दिस इज द माइनर आर्क। एब्सोल्युटली बच्चा। सिमिलरली ऊपर मैंने अगर एक नाम दे दिया वाई करके, तो आपको ऊपर एक आर्क दिख रहा है बच्चा ए वाई बी करके, एंड दैट इज द मेजर आर्क। ये भी कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को पता है। तो आप लोगों को माइनर आर्क क्या होता है, मेजर आर्क क्या होता है, ये सब लोग को पता है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जरा देखो बच्चा, यहां पे जो माइनर आर्क और मेरा जो कॉर्ड है उसके बीच में जो मैंने एरिया को कवर अप किया है, तो आप लोग को दिख रहा है बच्चा एक एरिया कवर अप हो रहा है। मतलब आर्क के थ्रू और कॉर्ड के बीच में, ये कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया कवर होता है ना बच्चा, वो मैंने यहां पे दिखाया है। एट द सेम टाइम बच्चा, ऊपर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है कि एक और कॉर्ड के साथ मेरा दूसरा एक जो आर्क है वहां पे भी एक एरिया कवर अप हो रहा है। तो इसी एरिया जो कवर अप हो गया ना बच्चा, उसको बोलते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। मतलब यहां पे अगर हम लोग बोलेंगे तो सेगमेंट का मैंने डेफिनेशन लिखा है, जो आप लोग को रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है कि सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज द रीजन बाउंडेड बाय द कॉर्ड एंड द करेस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ दिस सर्कल। तो करेस्पॉन्डिंग आर्क, तो यहां पे जो आप लोग का कॉर्ड है और जो करेस्पॉन्डिंग आर्क है उसके बीच में जो बाउंड किया हुआ रीजन है, वो एरिया जो है उसको हम बोलते हैं बच्चा सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। तो बच्चा करेस्पॉन्डिंग आर्क यहां पे कौन सा है? तो ए बी के साथ करेस्पॉन्डिंग आर्क ए एक्स बी भी है एंड ए वाई बी भी। तो ए एक्स बी जो कि एक माइनर आर्क है, तो माइनर आर्क के साथ अगर कोई करेस्पॉन्ड करता है कॉर्ड, तो जो सेगमेंट बनता है उस सेगमेंट को बोलते हैं माइनर सेगमेंट। एंड एट द सेम टाइम ऑब्वियसली सभी लोगों को पता ही चल गया होगा कि ऊपर के सेगमेंट को क्या बोलते हैं। तो अगर मेरा कॉर्ड जो है मेजर आर्क के साथ करेस्पॉन्ड करता है तो उसको हम बोलते हैं बच्चा मेजर सेगमेंट, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो सर्कल के पास दो तरह के सेगमेंट होते हैं, एक होता है माइनर सेगमेंट जो माइनर आर्क के साथ करेस्पॉन्ड करे, एंड दूसरा होता है मेजर सेगमेंट जो मेजर आर्क के साथ करेस्पॉन्ड करे। एज सिंपल एज दैट। समझ में आया बच्चा? चलो, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ ही चुका है तो क्यों ना जरा एरिया ऑफ अ सेगमेंट के बारे में पढ़ाई करें, जो आज के सेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब बच्चों मैं यहाँ पे एरिया ऑफ अ सेगमेंट के बारे में जो बोलने वाला हूं, इसका फॉर्मूला है ना थोड़ा सा लंबा चौड़ा है एंड थोड़ा सा डेंजरस लगता है, कैलकुलेशन भी थोड़ा सा डेंजरस लगता है, बट इसका डेरिवेशन जो है वो डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आने वाला है, बट फिर भी मैं यहाँ पे आप लोग को डेरिवेशन सिखा रहा हूं बिकॉज वो टेक्स्ट बुक में देखे रखा है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप डेरिवेशन समझते हो तो
तो आप लोग ये फॉर्मूला को और अच्छी तरह से समझ पाओगे। बट एग्जाम में ये डेरिवेशन नहीं आने वाला है, बट डोंट स्किप बच्चा, एटलीस्ट इसको थोड़ा स्पीड में देख सकते हैं, बट एटलीस्ट देखने की कोशिश करें कि एक्चुअल में ये हुआ क्या था यहाँ पे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो यहाँ पे देखो बच्चा, मैंने यहाँ पे डायग्राम में क्या दिखाया, एक सर्कल दिखाया है एंड एक कॉर्ड दिखाया है, एंड कॉर्ड के साथ मुझे करेस्पॉन्ड करने वाले दो यहाँ पे आर्क्स मिल रहे हैं, एंड उनके बीच में जो होंगे, जाहिर सी बात है वो क्या होने वाला है बच्चा, इट्स गोइंग टू बी द माइनर सेगमेंट एंड द मेजर सेगमेंट रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे एरिया ऑफ अ सेगमेंट बोला है बच्चा, तो जो भी सेगमेंट है उन्होंने स्पेसिफाई तो नहीं किया है, बट हम हमेशा एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ही निकालने की कोशिश करेंगे। मेजर सेगमेंट कैसे निकालना है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, बट माइनर सेगमेंट ही निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे देखो बच्चा, मैं क्या करने वाला, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेगमेंट, वो नीचे वाला। यहां पे ना मैं एक कंस्ट्रक्शन करने वाला हूं बच्चों, जरा कंस्ट्रक्शन को देखो। तो यहां पे मुझे दो रेडियाई मिले, एक है ओपी मैंने कनेक्ट किया एंड दूसरा है ओक्यू, एंड जाहिर सी बात है उसको मैं आर करके बोल सकता हूं ना। ओपी एंड ओक्यू दोनों भी आर होने की वजह से मैं लिख सकता हूं यहां पे ओपी इज इक्वल टू ओक्यू इज इक्वल टू आर। ये हमको समझ में आ गया। अब अच्छा, एरिया ऑफ अ सेगमेंट आप लोग को जिक्र है पीएक्स क्यू करके, जो सेगमेंट है वो एरिया ऑफ अ सेगमेंट क्या है, फाइंड आउट बाय बच्चा सब्ट्रैक्टिंग टू डिफरेंट एरिया। कौन से जरा अच्छी तरह से देखो बच्चा, आप लोग है ना सेगमेंट पीएक्स क्यू जो है वो कैसे निकाल सकते हो, एरिया ऑफ द सेक्टर OPXQ, पता है ना बच्चा, सेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं। तो पूरा सेक्टर में से अगर मैंने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल को कट कर दिया, मैंने यहां पे निकाल दिया, उसको सबट्रैक्ट किया, तो मुझे एरिया ऑफ द सेगमेंट मिल जाएगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट तो है, बराबर ना। तो यहां पे बच्चा एरिया ऑफ द सेक्टर, उसका फॉर्मूला हम लोग ने हमारे पिछले लेक्चर में पढ़ाई किया था। अगर आपने वो देखा नहीं है तो जाकर देख सकते हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर PXQ का फॉर्मूला क्या था बच्चा, थीटा डिवाइडेड बाय 360 था, मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर करके था। बड़ा सिंपल सा लॉजिक था इसके पीछे भी। एंड माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, वैसे तो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मेरे पास यहाँ पे बेस क्या कंसीडर करना है, हाइट क्या कंसीडर करना है पता नहीं है, तो मैंने इसको फिलहाल के लिए तो ऐसे ही रख दिया एंड यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। अब बच्चों, अगर मुझे एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है तो ऑलरेडी मुझे एरिया ऑफ द सेक्टर तो मिल गया है फॉर्मूला के थ्रू, बट मुझे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल नहीं मिला। तो अब ये डेरिवेशन पूरा का पूरा किसके ऊपर फोकस्ड रहेगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालने के ऊपर। अब आप बोलोगे उसमें क्या बड़ी बात है, व्हाट्स द बिग डील, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना तो कितना चिंदी चीज है, ये तो हम लोग ने हमेशा से पढ़ा है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर बोल रहे हो, बट यहां पे ही तो कहानी में ट्विस्ट है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के लिए आपको एक प्रॉपर बेस को कंसीडर करना पड़ेगा एंड प्रॉपर हाइट को कंसीडर करना पड़ेगा। अब मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स अगर आप लोग देखोगे इस ट्रायंगल में, तो आपको कहीं पे हाइट दिख ही नहीं रहा है। तो मतलब हाइट क्या होता है, एक परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस होना चाहिए ना, तो वो है ही नहीं। तो आप बोलोगे कंस्ट्रक्शन कर लेंगे यार, हाँ वो भी बराबर है, आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वो गलत भी नहीं है। बट बच्चा आप लोग यहां पे जरा सोचो, अगर मैंने एक कंस्ट्रक्शन कर भी लिया O से, जो कि PQ को कनेक्ट भी कर ले, तो मुझे वो हाइट बनने की वजह से मेरा PQ मेरा बेस बनेगा। अब बच्चा PQ एक कॉर्ड है एंड कॉर्ड का कोई एक ये नहीं होता है, मतलब कोई डेफिनेशन, मतलब यहां पे एक डिफाइंड लेंथ नहीं होता है। आज मेरा PQ यहां पे तो वो 2 सेंटीमीटर का होगा, कल जाकर मैंने कोई दूसरा कॉर्ड बना दिया तो वो 3 सेंटीमीटर बन सकता है। सो देयर इज नो डिफाइंड लेंथ ओवर हियर फॉर अ कॉर्ड। तो मुझे बेस वो कंसिडर करके फायदा नहीं होने वाला है, मुझे ना यहाँ पे कुछ सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो बच्चा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आप लोग को मैंने क्या किया है, बट ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इस हिसाब से किया है कि आप लोग को दिख रहा है बच्चा PT, एंड मैंने उसको हाइट बना दिया, इसलिए हाइट है, इसलिए ऑब्वियसली वो परपेंडिकुलर तो होगा। अब ऐसा मैंने क्यों किया है आप लोग धीरे धीरे समझ जाओगे बच्चा, जरा ध्यान से देखते रहना। देखो PT इज द हाइट, अगर मैंने PT को हाइट कंसीडर कर लिया तो मेरा बेस क्या हो जाएगा OQ, एंड OQ क्या है बच्चा, रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड मेरा बेस बन जाएगा R। समझ में आ गया, एंड एक डिफाइंड वैल्यू मिल जाएगा मुझे बेस का। समझ में आया, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेगमेंट PT इज परपेंडिकुलर टू रेडियस OQ, वेरी सिंपल। अब बच्चों इसके वजह से क्या होने वाला है कि बच्चे ट्रायंगल OTP करके दिख रहा है आप लोग को वहां पे, जिसके वजह से देखो ना, मैंने वहां पे एक कंस्ट्रक्शन करने की वजह से आपको एक ऊपर ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है OTP। वो OTP जो ट्रायंगल दिख रहा है, डोंट यू थिंक बच्चा वो ट्रायंगल एक तरह के राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चा। एंड एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम काफी सारे थियरम्स तो अप्लाई कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे थियरम अप्लाई नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं बच्चा क्या, हम ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करेंगे। अब आप बोलोगे क्यों, ऐसा क्यों करने वाले बच्चों, फिर से बोलता हूं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको बेस का वैल्यू तो मिल गया जो कि R है, बट हाइट मतलब अभी तक मुझे PT का वैल्यू नहीं मिला है। अब मुझे PT का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूं, ट्रिगोनोमेट्री याद है बच्चा। अब सेंट्रल एंगल को हम थीटा बोलते हैं, तो क्या मैं यहां पे बोल सकता बच्चा मुझे PT का वैल्यू की जरूरत है, मतलब ऑपोजिट साइड की जरूरत है।
एंड मुझे हाइपोटेन्यूस ऑलरेडी पता है जो कि r है। तो अगर अपोजिट साइड निकालना है और अगर आप लोगों को हाइपोटेन्यूस देके रखा है तो डोंट यू थिंक यहां पे हम साइन थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चा अपोजिट साइड विच इज इक्वल टू pt अपॉन दी हाइपोटेन्यूस जो कि हमारे केस में है OP। यहां पे बच्चा साइन थीटा अगर PT अपॉन OP है तो मुझे बताओ देयरफॉर PT का वैल्यू क्या हो जाएगा। PT विल बी इक्वल टू OP साइन थीटा। समझ में आ गया? आपको यहां पे PT का वैल्यू मिल गया, मतलब मुझे यहां पे एक हाइट का वैल्यू मिल चुका है। अब बच्चों यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, PT इज इक्वल टू OP साइन थीटा तो है, बट PT इज इक्वल टू, अगर आप OP को देखोगे तो OP मतलब रेडियस है तो R साइन थीटा हो जाएगा। एंड मुझे यहां पे एक वैल्यू मिल चुका है, मैंने इसको OP इज इक्वल टू R करके रीजन बता दिया। एज सिंपल एज दैट। अब बच्चा मैं क्या करने वाला हूं, जरा ध्यान से देखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ जो कि हम लोग को एरिया निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, मैंने बेस किसको कंसिडर किया, OQ को कंसिडर किया, एंड हाइट किसको कंसिडर कर दिया, PT को कंसिडर किया। तो वही मैं लिखूंगा बच्चा यहां पे हाफ मल्टीप्लाइड बाय OQ मल्टीप्लाइड बाय PT। अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे बच्चा यहां पे तो आपको पता चलेगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय OQ जो है, OQ यहां पे आप लोग को फिर से दिखेगा रेडियस ऑफ द सर्कल तो R हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय PT। अगर आप देखोगे PT का वैल्यू हमने R साइन थीटा निकाल दिया है। बड़ा सिंपल है। तो बच्चों इसका आंसर कितना मिलेगा, हाफ तो हाफ ही रहेगा, R इंटू R साइन थीटा बिकम्स R स्क्वायर साइन थीटा। एंड यहां पे आप लोग इसको मार्क कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। Now going towards the equation number 1, from 1 and 2 हम बोल सकते हैं बच्चा एरिया ऑफ द सेगमेंट PXQ इज इक्वल टू बच्चा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर जो कि ऑलरेडी था, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ जो कि हमें इक्वेशन नंबर 2 में मिला है, दैट इज हाफ मल्टीप्लाइड बाय R स्क्वायर साइन थीटा। डेरिवेशन थोड़ा डेंजरस वैसे लगता है। ओके, अब इन दोनों में बच्चा क्या कॉमन है आप लोग को उन्होंने निकालना है बच्चा। तो फर्स्ट टर्म में एंड सेकंड टर्म में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट टर्म में भी R स्क्वायर है और सेकंड टर्म में भी R स्क्वायर है। तो R स्क्वायर कुड बी टेकन कॉमन। अगर मैंने R स्क्वायर निकाल लिया तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, तो फर्स्ट ब्रैकेट में बचेगा बच्चा पाई थीटा डिवाइडेड बाय 360 माइनस, एंड दूसरे ब्रैकेट में बच्चा R स्क्वायर निकलने की वजह से बचेगा हाफ इंटू साइन थीटा, मतलब साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। इसके आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते बच्चा। दैट्स योर फाइनल आंसर ओवर हियर। सो एरिया ऑफ द सेगमेंट PXQ का जो फॉर्मूला है स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट दिस इज द फॉर्मूला बच्चा, एंड दैट इज R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय pi theta divided by 360 minus sin theta divided by 2, and it's not that as simple as that for a while, but it will become eventually अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो। अगेन रिपीटिंग बच्चा, ये डेरिवेशन अब तक एग्जाम में कभी आया नहीं है, पूछते भी नहीं है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आप सिर्फ इसका लॉजिक समझने की कोशिश करें एंड ये फॉर्मूला आपके सामने रेडी होगा। अब बच्चा एक छोटा सा नोट देना चाहता हूं जो आपके टेक्स्ट बुक में भी देखे रखा है बच्चा, कि यहां पे आप लोग साइन थीटा देख सकते हैं। साइन थीटा, थीटा का वैल्यू बच्चा अगर हम लोग देखेंगे तो साइन के लिए जो साइन कॉस टैन हमने ट्रिगोनोमेट्री यूज किया है उसमें हमने स्टैंडर्ड एंगल 0 से स्टार्ट करके 90 तक ही हमने खत्म किया। मतलब बच्चा यहां पे आपको थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा रहेगा तो आप निकाल नहीं पाओगे फिलहाल के लिए 10th स्टैंडर्ड के लिए, बिकॉज आप लोग ने पढ़ाई नहीं किया है। सो यू हैव टू लिमिट योरसेल्फ, या फिर आप लोग को जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा उसमें थीटा का जो वैल्यू होगा वो 90 या 90 से कम वाले में ही दिए रहेंगे, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज बच्चा आप लोग को कुछ और सोचना पड़ेगा, उसके बारे में मैं आगे जाकर आप लोग को बता दूंगा, यू डोंट हैव टू वरी। चलो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चा प्रैक्टिस सेट 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इन द फिगर ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल ABC इज इक्वल टू 45 डिग्री, AC इज इक्वल टू 7√2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट BXC। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। उन्होंने बोला है बच्चा कि एंगल ABC 45 डिग्री देकर रखा है एंड आप लोग को AC का वैल्यू देकर रखा है 7√2। बच्चा AC का मतलब ही मैं बोल सकता हूं बच्चा AC मतलब ही रेडियस है, तो मुझे यहाँ पे रेडियस का वैल्यू 7√2 सेंटीमीटर दिया है, R है वहां पे, वही तो मेरा AC है बच्चा, तो R का वैल्यू तो मिल गया। बट यहां पे अगर आप लोग एंगल ABC जो कि 45 डिग्री दिया, अगर आप लोगों ने उसको थीटा करके कंसीडर किया तो आपने सबसे बड़ी गलती की है बच्चों इसके लाइफ में, क्योंकि हर एंगल थीटा होता नहीं है। थीटा हम किसको कंसीडर करते हैं, थीटा इज द सेंट्रल एंगल। अगर आप देखोगे डायग्राम में तो आपको पता चलेगा भाई 45 डिग्री जो देके रखा आपको वो सेंट्रल एंगल नहीं है, वो कोई और एंगल है, आपको सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चा, बड़ा सिंपल चीज है, आप बोल सकते हैं कि AB और AC आर एक्चुअली इक्वल टू ईच अदर बिकॉज दोज आर द रेडिया ऑफ द
द सेम सर्कल। अगर ये दोनों इक्वल हो गए एक दूसरे के तो जाहिर सी बात है ये ट्रायंगल जो बनेगा वो कौन सा टाइप ऑफ ट्रायंगल बनेगा, इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में क्या सीखा है बच्चा हमने कि व्हेन द टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। मतलब एंगल एबीसी जो है बच्चा वो एंगल एसीबी के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंड ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। सिंपल है, इसका रीजन लिख सकते हैं बच्चा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, एज सिंपल एज दैट। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम होने के बाद बच्चा आप यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता होगा बच्चा कि एंगल 45 डिग्री हो गया, ये दूसरा 45 डिग्री हो गया, तो अगर आप लोग एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करोगे तो आपका ऊपर का एंगल जो रिमेनिंग एंगल होगा वो जाहिर सी बात है 90 डिग्री होने वाला है। सो एंगल बीएसी अगर आप लोग को 90 डिग्री मिल गया तो यू कैन से बच्चा यहाँ पे कि जो आपको थीटा मिला है वो 90 डिग्री है, एज सिंपल एज दैट। बस इतना ही तो करना था। अगर बच्चों यहाँ पे अगर एरिया ऑफ द सेगमेंट बीएक्सी निकालने बोला है तो हमने एक फॉर्मूला अभी पढ़ा, थोड़ा डेंजरस है बट प्रैक्टिस करते जाओगे ना बच्चा तो वो फॉर्मूला इजी पड़ेगा, रटो मत। आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई थीटा डिवाइडेड बाय 360 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2, माइनस आएगा बीच में, भूलना मत। चलो यहाँ पे सारे वैल्यूज ही तो सब्स्टिट्यूट करने हैं, आपका क्वेश्चन आपके सामने तैयार है। आर का स्क्वायर, आर का वैल्यू 7√2 है तो 7√2 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय पाई थीटा। अब पाई का वैल्यू आप लोग चाहो तो डाल सकते हैं, नहीं डाला बाद में डाले तो भी चलता है। एंड थीटा का वैल्यू कितना है बच्चा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू है 90, तो 90 पाई मैंने रख लिया अभी फिलहाल के लिए। बहुत सारे बच्चे या तो 3.14 नहीं तो 22.7 डालने की बहुत घाई करते हैं, मैं बोलता हूं वो बाद में भी किया जा सकता है, फिलहाल के लिए रहने दो। डिवाइडेड बाय 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। अब साइन थीटा मतलब यहाँ पे बच्चा साइन 90 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, बड़ा सिंपल है राइट। 7√2 का स्क्वायर अगर आप करने जाओगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49 एंड √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 49 2 मैंने डायरेक्टली कर लिया 98। यहाँ पे 98 मिलेगा एंड 90 के टेबल में क्या 360 आता है क्या, हाँ 90 1 94 तो यहाँ पे पाई बाय 4 मिल गया। देखा कितना सिंपल कर दिया मैंने पहले इसको। एंड माइनस यहाँ पे थोड़ा मजे की बात है बच्चा, जरा सोच समझ कर करना बच्चा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। साइन थीटा का वैल्यू क्या है बच्चा 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा एंड नीचे 2 अभी भी है तो 1/2 बन जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू 1 था इसलिए इजी पड़ गया, कभी कभी साइन 30 वगैरह देते तो यहाँ पे हाफ भी डालना पड़ता है एंड 2 ऑलरेडी होता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आने वाला है। अब बच्चों इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो 98 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 4 प्लस 1/2। अब यहां पे बच्चा मैं क्या कर सकता हूं कि या तो मैं पाई का वैल्यू अभी भी डाल सकता हूं, नहीं तो मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पहले कर सकता हूं, आपकी मर्जी है। सो पाई बाय 4 माइनस मैंने यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से बेहतर समझा कि क्यों ना इसका एलसीएम लिया जाए, क्योंकि पाई बाय 4 है, डिनोमिनेटर 4 है, तो 1/2 को हम डिनोमिनेटर 4 वाला कैसे लिख सकते हैं, मैं 2/4 लिख सकता हूं। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया। ओके अब बच्चों यहाँ पे 98 हो जाएगा एंड वो जो आप लोग को पाई बाय 4 माइनस 2/4 में 4 कॉमन दिख रहा है, वो 4 को बाहर निकाल लिया तो 98/4 बन गया एंड अंदर बचता है बच्चा पाई माइनस 2। अब पाई का वैल्यू अभी आप लोग डाल सकते हो, तो पाई का वैल्यू मैंने डाल दिया 22/7 माइनस 2। बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है। 4 पता चला ना बच्चा, वो 4 कहां पे गया, वो 4 बाहर गया कॉमन लेकर एंड पाई माइनस 2 मतलब 22/7 माइनस 2। इसको अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों, 98/4 विल रिमेन द सेम। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या देगा, 22 माइनस 7 2 14 होता है डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। यहां पे आपको मिलेगा 98/4 मल्टीप्लाइड बाय 22 माइनस 14 कितना होता है 8/7। आप लोग देख सकते हैं बच्चा यहाँ पे 4 विल गेट कैंसल्ड एंड 2 यहाँ पे 4 2 8 होगा एंड 7 के टेबल में भी 98 आता है। आपको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है बच्चों, you'll be getting the answer as 28। एक सिंपल सा आंसर मिलेगा बच्चों 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज यूनिट वाज सेंटीमीटर। आपने यहां पे एरिया निकाल लिया। फाइनल स्टेटमेंट विल बी द एरिया ऑफ द सेगमेंट BXC इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। मैं और एक बात बताना चाहता हूं बच्चों, यहां पे फॉर्मूला बड़ा होने की वजह से थोड़ा कैलकुलेशन भी इसका इतना आसान नहीं है जितना लगता है। ये कैलकुलेशन फिर भी आप लोग को एक अच्छा खासा एक इंटीजर ला कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे वैल्यूज आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। आपको डेसिमल्स में आंसर बहुत मिलने वाला है इस पर्टिकुलर टाइप में। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इसीलिए इस टॉपिक को स्किप करते हैं। स्किप मत करना बच्चा, लास्ट रिसोर्ट के लिए रखना, इसको अच्छी तरह से करके जाना। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए बट उसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन कोई आपको इजी लगे तो आप वो कर सकते हैं, नहीं तो इसको एक बैकअप के लिए रख सकते हैं। लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। और हियर प्रैक्टिस सेट 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2
2 है। इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेम टू सेम डायग्राम देकर रखा है। मेजर ऑफ एंगल PQR 60 डिग्री देकर रखा है बच्चों। अब सबको पता है बच्चा मेजर ऑफ एंगल 60 डिग्री एंड OP इज इक्वल टू 10 दिया है, तो OP तो रेडियस है आपका, एंड मेजर ऑफ आर्क PQR अगर 60 डिग्री देकर रखा है, तो सबको पता है बच्चा अगर आर्क आपका 60 डिग्री होता है तो उसका करेस्पॉन्डिंग जो सेंट्रल एंगल है वो भी क्या बन जाता है, तो सबको पता है एंगल POR जो है वो भी 60 डिग्री बन जाएगा। मतलब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री मिला। हमें ज्यादातर तो थीटा का वैल्यू और आर का वैल्यू ही की जरूरत पड़ती है। यहां पे थीटा भी मिल गया, आर भी मिल गया। इसका रीजन लिखना ना भूले, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क या फिर डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क लिख सकते हैं। यहां पे हो गया एंगल POR इज इक्वल टू 60 डिग्री। उन्होंने बोला बच्चा फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन एक तरह का सेगमेंट ही है, तो हमें यहाँ पे एरिया ऑफ द सेगमेंट PQR निकालना है। फिर से सेम फॉर्मूला r² मल्टीप्लाइड बाय यहां पे आ जाएगा पाई थीटा डिवाइडेड बाय 360 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब कहानी में बहुत ट्विस्ट है बच्चा, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसका रीजन आप लोग को पता चल ही चुका रहेगा कि उन्होंने हमें पाई का वैल्यू 3.14 लेने बोला है, एंड इस बार हमें √3 भी मिलने वाला है, जिसका आंसर हमें 1.73 लेने बोला है, उन्होंने खुद मेंशन किया। r² का वैल्यू हो जाएगा 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई थीटा, पाई को वैसे रहने दो, थीटा का वैल्यू 60 है तो 60 पाई डिवाइडेड बाय 360 माइनस साइन 60 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2। 10 का स्क्वायर 100 होता है बच्चों, 61 66 होता है तो पाई बाय 6 करके मिलेगा, माइनस साइन 60 कितना होता है √3/2। अब यहां पे ही कहानी में ट्विस्ट है, √3/2 लिखते वक्त गलती मत करना कि भाई √3/2 है, सिर्फ √3/2 नहीं, साइन 60 का वैल्यू √3/2 है, बट नीचे और एक 2 है, इट विल बिकम √3/4 बन जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज 2 and 2 विल गेट मल्टीप्लाइड टू ईच अदर। समझ में आ रहा है बच्चा? ग्रेट। अब यहां पे बच्चों फिर से आप लोग या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, नहीं तो LCM। मैंने इस बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सोचा, तो यहां पे क्या बनेगा बच्चा, देखो 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई विल बिकम 4 पाई माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय √3 विल बिकम 6 √3 डिवाइडेड बाय 6 4 होता है बच्चा 24। सिंपल। अब आपको सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है बच्चा, एंड यही थोड़ा सा डेंजरस पार्ट है। 100 मल्टीप्लाइड बाय बच्चा 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई, पाई का वैल्यू 3.14 है तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.73 डिवाइडेड बाय 24। बाप रे बाप। चलो फिलहाल के लिए फोकस करते हैं उन सारे चीजों के ऊपर जो हमें करना है। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 3.14 करने जाओगे तो आपको मिलेगा 12.56 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.73 करने जाओगे तो आपको मिलेगा 10.38 डिवाइडेड बाय 24। फिलहाल वही फोकस करते हैं बच्चा जिसपे हमें फोकस करना है, ऊपर के सब्ट्रैक्शन को। 12.56 माइनस 10.38 बनता है बच्चा 2.18 डिवाइडेड बाय 24। अब मजे की बात है बच्चा, 2.18 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो मिलेगा 218, एंड 218 को 24 से डिवाइड करना, ये एक ही कैलकुलेशन है जो थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सोच समझ कर करना पड़ेगा। पहले 2 से कैंसिल आउट करके जाओ एंड बाद में आपको एक आंसर डेसिमल में मिल जाएगा। तो यहां पे फाइनल आंसर आप लोग लिख सकते हैं 218 डिवाइड बाय 24 डिवाइड करके, एंड दैट विल बी इक्वल टू 9.08। अब ये 9.08 में ही रुका होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये आगे भी चला गया होगा पता नहीं, बट हमें सिर्फ आंसर 2 डेसिमल तक ही लिखना है, काफी है। तो आंसर विल बी 9.08 over here, and you can write the final statement that the area of the shaded region over here, which is the segment basically, is 9.08 centimeter square, and it is as simple as that. वैसे क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं बच्चा, थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, बट आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे तो इजी बढ़ जाएगा। चलो गोइंग फर्दर फॉर अनदर बच्चा प्रैक्टिस सेट 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इन द फिगर A is the center of the circle, एंगल PAR is equal to 30 डिग्री। बच्चा PAR 30 डिग्री देकर रखा है, मतलब सेंट्रल एंगल देकर रखा है, मतलब थीटा का वैल्यू है। AP का वैल्यू दिया 7.5, मतलब रेडियस भी देकर रखा है। चलो अच्छी बात है, इस बार तो क्वेश्चन बड़ा ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। R का वैल्यू देकर रखा है, एंगल PAR मतलब थीटा का वैल्यू देकर रखा है। हमें एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है, तो फिर से सेम फॉर्मूला, यहां पे आएगा r² मल्टीप्लाइड बाय पाई थीटा डिवाइडेड बाय 360 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से करके देख ले सकते हैं बच्चा, बिकॉज क्वेश्चन सेम टू सेम है। यहां पे बच्चा r² मतलब 7.5 का स्क्वायर बनेगा, डेसिमल इन्वॉल्व है। पाई थीटा मतलब क्या बनेगा बच्चा, पाई मल्टीप्लाइड बाय 30 मतलब 30 पाई डिवाइडेड बाय 360 माइनस साइन 30 डिवाइडेड बाय 2। 7.5 का स्क्वायर करना चाहते तो कर सकते हैं, आंसर मिलेगा 56.25। शायद से आप लोग ने वैदिक मैथमेटिक्स में पढ़ाई किया होगा, 7 8 56 एंड 56.25 मिलेगा। 30 डिवाइडेड बाय 360 बच्चा पाई बाय 12 देता है, तो यहां पे पाई बाय 12 मिलेगा, माइनस साइन 30 होता है बच्चों हाफ।
साइन 30 हाफ होता है, बट नीचे और एक 2 प्रेजेंट है तो 1/4 बनेगा। वेरी सिंपल। यहां पे आप चाहो तो बच्चा एलसीएम मेथड यूज कर सकते हैं, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहां पे आप लोग देख सकते हैं मैंने यहां पे एलसीएम यूज किया क्योंकि नीचे 12 है तो उस डिनोमिनेटर को भी तो 12 बना सकते हैं। तो इट विल बिकम बच्चा कितना, हाउ मच 4, हाउ मच द 12 3 आर, तो यहाँ पे 3/12 लिख सकता हूं। सिंपल है। चलो इसको वैसे ही रख लेते हैं, अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 56.25 है, पाई माइनस 3 बच्चा, यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 माइनस 3, तो यहाँ पे 3.14 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 12। चाहो तो आप डिनोमिनेटर को कॉमन भी ले सकते थे। यहाँ पे बच्चा क्या आ जाएगा, 56.25 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 माइनस 3 कितना होता है 0.14 डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा। मैंने कहा था ना बच्चा कैलकुलेशन थोड़ा सा डेंजरस है इस पर्टिकुलर चीज का। आप देख सकते हैं बच्चा, एक तो 56.25 को पहला 0.14 के साथ मल्टीप्लाई करना, उसके साथ आप लोग को आंसर मिलेगा, उसको डिवाइड बाय 12 करना। आंसर बड़ा चिंदी एंड बड़ा सा छोटा सा आंसर मिलता है 0.65625 करके। अब मुझे भी यही आंसर मिला था एंड टेक्स्ट बुक के पीछे देखा तो वही आंसर था। मैं एक्चुअली इसको लिमिट करने वाला था 0.65 तक, जो कि हर बच्चा कर सकता है, बट हम लोग को पता चला बच्चा कि ये जो आंसर है वो एक तरह से एक टर्मिनेट करने वाला नंबर था, इसलिए हम लोग ने सोचा कि भाई इतना लिख लेते हैं। बट हाँ, अगर आप लोग को बच्चा इसमें 0.65625 तक नहीं लिखना है, इफ यू राइट द आंसर टू 0.65, बस इतना ही लिखोगे तो भी चलेगा क्या, द आंसर टू दिस इज हाँ चलेगा 0.65 मोर देन इनफ टू डू, या फिर 0.66 लिख सकते हैं बिकॉज 656 है वहां पे, उतना काफी है, चल जाएगा। एंड अगर आप लोग आंसर देखकर थोड़े से एकदम शॉक हो गए रहेंगे कि ये क्या आंसर मिला, 0 पॉइंट में कौन सा यहाँ पे एरिया मिलता है, तो सेगमेंट बड़ा छोटा है बच्चा कंपेयर टू द एंटायर सर्कल, तो उतना कम छोटा भी आंसर भी कभी कभी मिलते हैं, तो इट्स कंप्लीटली फाइन। यहाँ पे आपको फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा, द एरिया ऑफ द सेगमेंट पी क्यू आर इज 0.65625 यूनिट स्क्वायर। नाउ व्हाई डिड आई राइट यूनिट स्क्वायर, टेक्स्ट बुक के पीछे स्क्वायर यूनिट्स लिखा है, आप चाहो तो स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं, नहीं तो यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज ऊपर आपको कहीं पे भी सेंटीमीटर या मीटर नहीं लिखा है, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा स्क्वायर यूनिट्स। एज सिंपल एज दैट। 3 क्वेश्चन हो गए बच्चों आपके 7.4 एक्सरसाइज में, टोटल 5 क्वेश्चन है एंड प्रॉब्लम सेट में 1 क्वेश्चन है, मतलब सेगमेंट से रिलेटेड टोटल 6 क्वेश्चन है, हमने 3 कर लिए। लेट्स गो फॉर द 4th वन गाइस। प्रैक्टिस सेट 7.4 का 4th क्वेश्चन। In the figure O is the center of the circle. Same type of question. PQ is a chord बोला है, सेम है। एंगल POQ बच्चा यहाँ पे 90 डिग्री दिया, मतलब थीटा मिला है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन 114 है, सेम नहीं है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मतलब एरिया ऑफ द सेगमेंट दिया है एंड हमें निकालने बोला है रेडियस ऑफ द सर्कल। कुछ समझ रहा है बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है? यस, क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ इतना है कि एक्सपेक्टेशन बदल गए हैं। उस टाइम पहले हम लोग को थीटा का वैल्यू और आर का वैल्यू देकर हमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मतलब सेगमेंट निकालने को बोलते थे। अब आपको थीटा देकर सेगमेंट का एरिया देकर हमें रेडियस निकालने बोला है। तो क्या फॉर्मूला चेंज होता है, प्रोसीजर्स चेंज होते हैं? कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको कैलकुलेशन का टाइम, वो भी सब्स्टिट्यूशन चेंज होने वाला है। तो सबसे पहले लिखता हूं बच्चा यहाँ पे एरिया ऑफ अ सेगमेंट PRQ 114 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एट द सेम टाइम थीटा का वैल्यू 90 डिग्री देकर रखा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ अ सेगमेंट PRQ का फॉर्मूला द सेम एज इट वाज बिफोर, आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई थीटा डिवाइडेड बाय 360 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। इस बार एरिया ऑफ अ सेगमेंट PRQ को भूल मत जाना भाई, वो तो दिया है आप लोग को, नहीं तो निकालोगे ही नहीं। एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ इज 114 बच्चों, इज इक्वल टू आर स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता है, रहने दो। पाई थीटा डिवाइडेड बाय 360, थीटा का वैल्यू 90 है, तो 90 पाई डिवाइडेड बाय 360 माइनस साइन थीटा मतलब साइन 90 डिवाइडेड बाय 2। आपको पता है बच्चा, उल्टा ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन उल्टा ज्यादा इजी होता है, बिकॉज रेडियस निकालना इज नॉट दैट डिफिकल्ट एंड रेडियस एक अच्छा खासा नंबर मिलता है, कभी ज्यादातर डेसिमल में नहीं मिलते। चलो 114 को वैसे रखता हूं, आर स्क्वायर को वैसे रखता हूं, 91 94 होता है तो पाई बाय 4 विल कम ओवर हियर, माइनस साइन थीटा का वैल्यू 1 होता है तो हाफ मिलेगा। फिर से एलसीएम यूज कर सकता है बच्चा, 114 इज इक्वल टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 4 माइनस 2/4। मैं लिख सकता हूं ना 2/4, बिकॉज 4 को मैंने सेम करने की कोशिश की डिनोमिनेटर। यहां पे बच्चा मैं इसको लाइक टर्म्स को एक साथ ले सकता हूं, तो 114 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा पाई माइनस 2 जो कि है 3.14 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4। अब 3.14 माइनस 2 कितना होता है बच्चा? 3.14 माइनस 2 होता है 1.14। एक मजे की बात है बच्चों, आप लोग को यहां पे कुछ मैजिकल नंबर दिखता हुआ दिख रहा है, देखो बच्चों 1.14 है एंड वहां पे 114 है। इससे ही आपको पता चलेगा कि आप आंसर के एकदम नजदीक हो।
आप ऑलमोस्ट अप्रोच कर चुके हैं। अब आर स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, बाकी के चीजों को वहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा। दैट इज 114 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.14 हो जाएगा। बच्चों आप लोग अगर स्मार्ट हो तो आपको पता चलेगा कि 1.14 हाउ मच दर 114। डेसिमल को दो तरह से राइट में शिफ्ट करना है, मतलब हाउ मच दर 100 आर। तो 1.14 मल्टीप्लाइड बाय 100 आपको देता है 114, बट 4 भी वहां पे है, तो इसका आंसर मिलेगा 400। तो आपको आर स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा बच्चों 400, बट दे डिडंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। उनको तो आर की वैल्यू की जरूरत है, तो आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट आई गेट आर का वैल्यू एज क्या, 400 का स्क्वायर रूट होता है बच्चा एक सिंपल सा नॉर्मल सा आंसर, दैट इज 20, एंड यहां पे आपको 20 मिल गया। यू कैन राइट द फाइनल स्टेटमेंट बच्चा, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 20 centimeter, and this question was literally as simple as that. Like the previous question नहीं था ये, this was entirely the different. Simple बच्चा, ग्रेट। चलो फोर्थ क्वेश्चन हो गया है, लेट्स गो फॉर द 7.4 का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, यहां पे क्वेश्चन नंबर 5। तो वो है कॉर्ड PQ ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एज वेल एज द मेजर सेगमेंट। क्या ये क्वेश्चन डिफरेंट है? हल्का सा बच्चों, यहां पे डायग्राम नहीं दिया है, तो मेरे पास यहां पे आप लोग को बताने के लिए दो चीज है। सबसे पहला, अगर आप डायग्राम नहीं बनाते तो भी चलता है, बट मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डायग्राम बनाओ। मैंने यहां पे डायग्राम नहीं बनाया बच्चा, तो मैं एक तरह से बोल सकता हूं कि क्या मैंने ये मिस्टेक किया है क्या, तो मुझे ऐसा लगता है हाँ। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं बच्चा, आपको सिर्फ क्या करना है, यू कैन ड्रॉ अ सर्कल। आप दोनों यहाँ पे कॉर्ड बना सकते हैं, रेडियस बना सकते हैं, एंड वहां पे शेडेड रीजन। मतलब एक डायग्राम बनाने को आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक आपको डिफाइन करने के लिए इजी पड़ेगा। सो यू कैन ड्रॉ द डायग्राम्स ओवर हियर बच्चा, इट विल बी अ ग्रेट थिंग। एग्जाम में मार्क्स भी मिल सकते हैं उससे, तो गो फॉर इट। ओके, मैंने यहाँ पे नहीं किया है बच्चों, सो प्लीज यू डू। कॉर्ड PQ उन्होंने खुद बोला है, सेंटर को O कंसिडर करके आप कर सकते हैं। चलो, R इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर कैसे पता चला? उन्होंने खुद बोला है रेडियस 15 सेंटीमीटर का, एंड उन्होंने क्या बोला बच्चा, कॉर्ड PQ जो है वो सबटेंड कर रहा है एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सेंटर। सेंटर से कर रहा है मतलब थीटा का वैल्यू देकर रखा है 60 डिग्री, सेंट्रल एंगल है। एंड उन्होंने हम लोग को अभी फाइंड करने बोला है सबसे पहला एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला सबको पता है, आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई थीटा डिवाइडेड बाय 360 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आर स्क्वायर मतलब हो जाएगा 15 का स्क्वायर, पाई थीटा मतलब कितना हो जाएगा बच्चा 60 पाई डिवाइडेड बाय 360 माइनस साइन 60 डिवाइडेड बाय 2। 15 का स्क्वायर सबको पता है 225 होता है, 60 1 जार 60 6 जार होता है बच्चों, तो पाई बाय 6 हो जाएगा, माइनस साइन 60 कितना होता है, फिर से वो दिमाग खराब करने वाला कॉन्सेप्ट, √3/2, बट नीचे 2 और एक है तो √3/4 हो जाएगा। फिर आप लोग यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, 4 इंटू पाई 4 पाई हो जाएगा, माइनस 6 इंटू √3 6√3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 4 जार 24 होगा। दिस इज एक्चुअली प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन जो था ना √3 वाला, उससे कंप्लीटली मैच करता है ये क्वेश्चन, सिर्फ थोड़े से वैल्यू चेंज है, बाकी पूरा का पूरा सेम ही है। अगर आप लोग देखोगे बच्चे यहाँ पे तो 225 को वैसे ही रखो एंड पाई और √3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर लो। तो पाई का वैल्यू है 4 इंटू 3.14 हो जाएगा, माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.73 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 24। चलो करते बैठते हैं बच्चा, जब तक न्यूमरेटर में कुछ खास नंबर नहीं मिलता है तब तक करते बैठते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 12.56 ही मिलेगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.73 10.38 ही मिलेगा, जस्ट लाइक बिफोर, डिवाइडेड बाय 24। 225 वैसे रखो, 12.56 माइनस 10.38 मिलता है 2.18 डिवाइडेड बाय 24। फिर से कहानी यहां पे बकवास होती जाएगी, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना थोड़ा सा टीडियस काम है बच्चों, बट आपको थोड़ा करना ही पड़ेगा, एंड दैट इज समथिंग जहां पे मैं बोलता हूं यस इट इज थोड़ा बहुत टीडियस। 225 मल्टीप्लाइड बाय 2.18 करके डिवाइड बाय 24 करोगे तो आपको एक आंसर मिलेगा डेसिमल में, एंड वो आंसर रहेगा 20.43। वैसे तो मैं आपको कैलकुलेशन भी बता सकता था, बट कैलकुलेशन आप कितने सालों से पढ़ रहे हो, ऐसे सारे चीजें एक टीचर आप लोग को इस उम्र में तो नहीं बताना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। आप लोग को खुद से थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ऐसे टाइप ऑफ चीजों में, ताकि आपको आंसर मिल सके। 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला है यहां पे, तो क्या ये क्वेश्चन खत्म हुआ क्या? बिल्कुल भी नहीं बच्चों। अभी आप लोगों ने जो निकाला है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। याद रखना ये माइनर सेगमेंट था 20.43। ऊपर क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट एज वेल एज द मेजर सेगमेंट। अब बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि मेजर सेगमेंट क्या होता है, आपका सर्कल में जो नीचे वाला पार्ट माइनर सेगमेंट है तो बचा हुआ पार्ट मेजर सेगमेंट है। जरा दिमाग लगाओ बच्चों, क्या आपको नहीं लगता एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट निकालने के लिए आपको दो एरिया का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, एंड दैट इज द एरिया ऑफ द एंटायर सर्कल
माइनस द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। जहां पे एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला सबको पता है बच्चा, पाई आर स्क्वायर होता है, एंड एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट हमें ऑलरेडी मिला है 20.43। तो आपको सिर्फ एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना है एंड सबट्रैक्ट करना है, आपका काम खत्म हो जाएगा। 20.43 के साथ पाई आर स्क्वायर को माइनस, मतलब पाई आर स्क्वायर के साथ 20.43 को माइनस करना, पाई का वैल्यू यहां पे आप लोग को 3.14 लेने बोला है, तो मल्टीप्लाइड बाय 15 का स्क्वायर बनेगा, माइनस 20.43, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 225 करना पड़ेगा। फिर से एक यहाँ पे दिमाग को थोड़ा सा शॉक है ये, माइनस 20.43, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 225 देता है आपको 706.5 जैसा बड़ा नंबर, एंड उसके साथ आप लोग को 20.43 को माइनस करना है। व्हेन यू डू ऑल दीज थिंग्स बच्चा, यहाँ पे आप कैलकुलेशन करते तो आपको आंसर मिलता है 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों। तो आप फाइनली लिख सकते हैं बच्चा, द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इज 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट इज 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड ये रहा आपका सबसे बड़ा क्वेश्चंस में से एक। इट इज एज सिंपल एज दैट। मुझे थोड़ा सा डाउट आता है बच्चों कभी कभी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा बच्चा, मैं आप लोग को यहाँ पे इशारा नहीं दे रहा हूं ये करने के लिए, बट फिर भी बोलता हूं, कभी कभी डाउट आता है कि ऐसे इतने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं क्या। तो आई रियली डोंट नो बच्चा, बट आप करके जाना ये सारे चीजें। हु नोज कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वी नेवर नो एनीथिंग, राइट। अभी तक तो सिर्फ 2-3 ही पेपर्स आ चुके हैं बच्चा, जब से ये पोर्शन चेंज हो गया है तब से। सो वी रियली डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ओके, चलो अभी 7.4 का हो गया बच्चा, तो प्रॉब्लम सेट 7 लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। वो है, इन द फिगर सेगमेंट AB is a chord of a circle with center P. If PA is equal to 8 cm and distance of the chord AB from the center P is 4 cm, find the area of the shaded portion. Pi is equal to 3.14, √3 is equal to 1.73. ऐसा मुझे लगता है बच्चा इस क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन उन्होंने मिसिंग किया है बच्चा। तो वो इंफॉर्मेशन उन्होंने जो मिस किया है ना बच्चा, वो बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन मिस किया है। हम उसको थोड़ा सा एजम्पशन में अस्यूम करके चलेंगे बच्चों, तो हम लोग वैसे ही करेंगे। अभी कुछ कर नहीं सकते बट वैसे ही करेंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस टू डू। वो क्या है मालूम बच्चा, इस क्वेश्चन में थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है। ये क्वेश्चन इतना भी आसान नहीं है बच्चा जितना आपको लगता है। सीरियसली स्पीकिंग नहीं है ये क्वेश्चन आसान। क्यों, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, क्या उन्होंने हमें रेडियस का वैल्यू दिया है? हाँ दिया है, नो प्रॉब्लम। बट क्या उन्होंने हम लोग को थीटा का वैल्यू दिया? बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले अगर आप लोग को एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन निकालना पड़ेगा तो आपको थीटा की जरूरत पड़ेगी। मतलब सबसे पहला हमारा काम क्या होगा बच्चा, थीटा का वैल्यू निकालो। अब थीटा का वैल्यू निकालते निकालते देखो क्या होने वाला है। लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले बच्चा मैंने यहां बोला सेगमेंट PM, उन्होंने डायग्राम में M भी नहीं दिया है तो मैंने उसको PM कर दिया। लेट PM बी इंटरसेक्टिंग, सेगमेंट VM इंटरसेक्ट्स कॉर्ड AB एट पॉइंट M। एंड यहां पे एक और इंफॉर्मेशन है जो मिसिंग था टेक्स्ट बुक में, आप लोग देख सकते हैं, वो है PM इज परपेंडिकुलर टू AB। आपको यहाँ पे वो परपेंडिकुलर वाला पार्ट भी उन्होंने मिसिंग किया है, तो आप लोग को थोड़ा सा एजम्पशन करना पड़ेगा। तो PM इज परपेंडिकुलर टू AB कर लिया बच्चा यहाँ पे। अब जरा अच्छी तरह से ध्यान से देखो तो क्या लिखेगा, इन ट्रायंगल PMA, जो PM आपको ट्रायंगल दिख रहा है उसमें PA जो दिख रहा है बच्चों आप लोग को वो 8 सेंटीमीटर का है जो कि गिवन है, एंड PM का वैल्यू 4 सेंटीमीटर देखा रखा है विच इज ऑल्सो गिवन। बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड दूसरे हाइपोटेन्यूज के साथ अगर हाफ का रिलेशन रखता है तो बच्चा उसका ऑपोजिट एंगल जो होता है वो साइड का, वो कौन से डिग्री का होता है? वेरी गुड बच्चा, 30 डिग्री होता है। मतलब क्या मैं बोल सकता है, एंगल यहाँ पे जो PM जो है, सॉरी पहला लिख लेता हूं, PM इज इक्वल टू हाफ ऑफ PA होने के वजह से क्या मैं लिख सकता हूं बच्चा, एंगल PAM जो कि PM के ऑपोजिट का एंगल है वो 30 डिग्री हो जाएगा। एंड इसका रीजन है बच्चा कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम, कन्वर्स, क्योंकि आपने 30 डिग्री निकालने की कोशिश की। ग्रेट। अगर बच्चा PAM 30 डिग्री होता है एंड एक एंगल तो ऑलरेडी 90 डिग्री था, तो बचा हुआ जो एंगल होगा बच्चा, जो कि एंगल AP है, मैं आप लोग को ऊपर दिख रहा है, वो कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। इसका रीजन है रिमेनिंग एंगल। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये सामने दिया हुआ जो एक ट्रायंगल है वो 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल है, एंड इसके वजह से बच्चा मैं यहाँ पे जो निकाला हूं सिमिलरली मैं बोल सकता हूं उसी हिसाब से बच्चा यहाँ पे एंगल BPM जो है आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है वो भी 60 डिग्री हो जाएगा सिमिलर फैशन में बच्चा, सेम टू सेम वही यूज करके। वेरी गुड। तो यहाँ पे बच्चा अगर एंगल APM आपका 60 डिग्री होता है एंड एंगल BPM आपका 60 डिग्री होता है, तो मुझे बता एंगल APB विच हैपन्स टू बी द सेंट्रल एंगल वो कितना हो जाएगा? वो 60 + 60 एंगल एडिशन प्रॉपर्टी के वजह से हो जाएगा 120 डिग्री। एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। समझ में आ गया? मतलब सेंट्रल एंगल मुझे यहां पे क्या मिला? 120 डिग्री। अब आप बोलोगे थीटा तो मिल गया सर,
क्या बड़ी बात थी, आप तो बोल रहे हैं क्वेश्चन डिफिकल्ट है। बच्चा यहाँ पे ही तो कहानी में ट्विस्ट है। एपी भी जो मिला आप लोग को थीटा, वो आप लोग अच्छी तरह से देखोगे तो आपको पता चलेगा दैट इज गिवन टू बी 120 डिग्री। बच्चा 120 डिग्री या 90 डिग्री से ज्यादा है। अगर मैं ये फॉर्मूला में डालने की कोशिश करता हूं तो साइन थीटा के जगह पे मुझे साइन 120 डालना पड़ेगा। क्या आपने सच में साइन 120 के बारे में पढ़ाई किया है? बिल्कुल नहीं। तो साइन 120 का नहीं किया मतलब क्या करना है? क्या इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट अभी फिलहाल के लिए नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, यू कांट डू इट। तो क्या करना पड़ेगा? इज देयर एनी अदर ऑप्शन? यस, वी डू हैव एन ऑप्शन, हमारा ट्रेडिशनल ऑप्शन। बट उसके पहले आगे बढ़ते हैं बच्चा, क्या क्या करना है मैं बता देता हूं। फिलहाल थीटा का वैल्यू मिला है 120 डिग्री, याद रखना। ओके, उसके बाद में ट्रायंगल पीएमए को अच्छी तरह से देखो बच्चा। तो जो ट्रायंगल पीएमए मिला है यहां पे, वो ट्रायंगल पीएमए में क्या मैं बोल सकता हूं बच्चे, यहां पे मुझे है ना AM इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाइड बाय AP करना पड़ेगा या फिर PA करना पड़ेगा, क्योंकि इसका रीजन है साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री। सबको पता है साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इज ऑलवेज √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनस। अब यहां पे बच्चा √3/2 टाइम्स ऑफ 8 हो जाएगा। एंड आपको पता है √3/2 टाइम्स ऑफ 8 कितना होता है? 2 1 जार 2 4 जार होता है, 4√3 मिलता है। मैंने डायरेक्टली लिख लिया 4√3। तो AM का वैल्यू यहां पे 4√3 सेंटीमीटर मिल गया। अभी भी कहानी में ट्विस्ट है, अरे बहुत ट्विस्ट है इस कहानी में। AM का वैल्यू 4√3 मिलने के बाद क्या मैं लिख सकता हूं? बट AM और BM एक दूसरे के साथ इक्वल है। कैसे? 9th स्टैंडर्ड में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बच्चों आप लोगों ने, उस कॉन्सेप्ट का नाम था द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड ऑलवेज बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो परपेंडिकुलर अगर मैंने सेंटर से कॉर्ड में ड्रॉ कर लिया तो वो हमेशा बाइसेक्ट करेगा, मतलब AM और BM एक दूसरे के साथ इक्वल बनेगा। तो अगर AM का वैल्यू 4√3 है तो BM का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 4√3 होने वाला है। तो AM का वैल्यू 4√3, BM का वैल्यू 4√3, तो टोटल AB का वैल्यू कितना बन जाएगा? 4√3 प्लस 4√3 कितना? 8√3। तो यहां पे AB का वैल्यू बन जाएगा 8√3 सेंटीमीटर। अब आप सोच में पढ़ रहे हो कि सर क्या चल रहा है ये, वाई आर यू फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ओवर हियर। अब तक तो हमने कभी जिंदगी में डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड निकालने की कोशिश नहीं की थी, हमें सिर्फ रेडियस की जरूरत थी और थीटा की जरूरत थी। थीटा मिल गया, रेडियस मिल गया, फॉर्मूला में डालो। बट मैंने आप लोग को बोला ना बच्चा कि थीटा का वैल्यू इतना बड़ा मिला है कि हम लोग को फॉर्मूला में डाल नहीं सकते, तो कर क्या रहे यहाँ पे बच्चों? अगर आप लोग ने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। अगर आपने देखा बच्चा, वो AB का वैल्यू निकालने का रीजन क्या था? क्योंकि अभी मैं AB को बेस कंसीडर करूंगा एंड मेरे पास हाइट ऑलरेडी है, तो मैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकाल सकता हूं। कुछ अप्रोच समझ में आ रहा है बच्चा? अभी नॉट अंडरस्टैंडिंग? बता देता हूं बच्चों। देखो, अब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल AP भी निकाल सकते हैं, PA भी मतलब, तो PA मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो मेरा यहाँ पे बेस है AB एंड मेरा हाइट है बच्चा PM। दिखा बच्चा? सिंपल है। तो इसके वजह से मैं हाफ इंटू AB का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा? AB का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी मिला है 8√3 मल्टीप्लाइड बाय PM का वैल्यू 4 है। इसको सॉल्व करो बच्चों, 2 1 जार 2 4 जार होगा, तो 4√3 मल्टीप्लाइड बाय 4 होता है 16√3। आपको यहाँ पे 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर करके मिला। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब बच्चा एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन निकालना है। आपको नहीं लगता एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज एक्चुअली इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PAB? कुछ याद आया बच्चा? अभी यही तो ट्रेडिशनल मेथड है। एक्चुअली इसी से हम लोग ने वो फॉर्मूला निकाला था, वो बराबर है। बट वो फॉर्मूला निकाल कर हम लोग उसमें साइन यूज करना पड़ रहा था एंड उसमें साइन 120 नहीं यूज कर सकते थे, तो हमने फॉर्मूला यूज नहीं किया, तो ये कॉन्सेप्ट यूज किया। अभी पता चला बच्चा क्यों वो डेरिवेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, राइट? तो यहां पे बच्चा एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? इट इज थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PAB, जो कि आपको ऑलरेडी 16√3 मिल चुका है। बच्चों यहाँ पे थीटा का वैल्यू 120 है, बट इधर में डाल सकता हूं 120 बिकॉज इसका टेंशन नहीं है। तो 120 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर मतलब 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 8 का स्क्वायर माइनस 16 मल्टीप्लाइड बाय √3, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 1.73 बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी दिया है। तो यहाँ पे 120/360 होता है बच्चा 1/3, तो आपको 1/3 मिलेगा। 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 करोगे तो 200.96 मिलेगा, माइनस 16 मल्टीप्लाइड बाय 1.73 करोगे तो आपको 27.68 मिलेगा। अब सबसे पहला बच्चा बॉडमास रूल आता है, तो आप पहला डिवीजन करोगे, माइनस नहीं, तो 200.96 डिवाइड बाय 3 करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे आंसर एंड वो 66.98 मिलेगा एंड आप लोग को 27.68 ऑलरेडी है आपका, वो माइनस करना है। अब 66.98 माइनस 27.68 करोगे यहाँ पे
तो उसका आंसर आपको मिलने वाला है बच्चा व्हाट, वी आर वेटिंग टू गेट द आंसर 39.3 एज द आंसर, एंड ये आपका फाइनल आंसर है। आपके टेक्स्ट बुक में भी शायद से कुछ 39.28 करके कुछ आंसर मिला है, 28 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 ओनली, तो वो भी चलेगा एंड ये भी चलेगा। तो इट्स लाइक थोड़ा बहुत यहाँ पे हल्का सा ये चल जाता है बच्चा, दैट्स नेग्लिजिबल। तो 39.3 इज द समथिंग दैट आई गॉट द आंसर टू बी बच्चा, एंड आई कैन राइट द फाइनल आंसर ओवर हियर। द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज 39.3 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट इज एज टेरिबल एज दैट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बच्चा, बिकॉज इसमें 30, 60, 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, उसके बाद में व्हाट डू वी कॉल इट एज, और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालने का कॉन्सेप्ट एंड मेनी मोर थिंग्स वर इन्वॉल्व बच्चा। तो ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक नहीं था, थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हुआ क्वेश्चन था। इज दैट क्लियर? तो इसी हिसाब से बच्चा सेक्टर के सारे क्वेश्चन, सेगमेंट के सारे क्वेश्चन सब कुछ हो जाते हैं मेरे आज। बट एक क्वेश्चन है बच्चों प्रॉब्लम सेट 7 में, क्वेश्चन नंबर 12, जो है ना सेक्टर ना सेगमेंट ना किसी से भी इन्वॉल्व है। तो वो जो क्वेश्चन है ना बच्चा, वो अलग से ही एक क्वेश्चन है बच्चा। इनफैक्ट वो थियरम ऑफ टचिंग सर्कल से ज्यादा इन्वॉल्व दिखता है, जो कि सर्कल का टॉपिक है। तो वो भी यहाँ पे दिया था, तो मैंने उस क्वेश्चन को भी इसी सेशन में लिया है, बिकॉज एक ही क्वेश्चन था वो की एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए बड़ा सिंपल सा है। तो हम लोग उसको भी लेके देखते हैं यहाँ पे। इन द फिगर बच्चा 2 सर्कल्स विद सेंटर O एंड P आर टचिंग इंटरनली एट पॉइंट A। दिख रहा है बच्चों आप लोग को? इफ BQ इज इक्वल टू 9, DE इज इक्वल टू 5, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द रेडिया ऑफ द सर्कल्स। रेडिया ऑफ द सर्कल्स मतलब दो रेडिया का यहाँ पे वैल्यू निकालना है, रेडियस का। तो सबसे पहला लेट द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल बी कैपिटल R एंड स्मॉलर सर्कल का स्मॉल r। OA, OB, OC एंड OD आर द रेडिया ऑफ द बिगर सर्कल। दिख रहा है बच्चा आप लोग को OA, OB, OC एंड OD। एंड आप लोग को अंदर स्मॉलर सर्कल के भी रेडियस दिख रहे होंगे बच्चा, वो है PQ और PA। तो OA, OB, OC और OD जो है आप लोग का वो कैपिटल R है, एंड PQ और PA जो आप लोग को दिख रहा है बच्चों वहां पे PQ और PA वो आप लोग के छोटे छोटे सर्कल के छोटे छोटे रेडियस है, इसको स्मॉल r बोला। तो बच्चा सबसे पहले उन्होंने बोला है कि OQ इज इक्वल टू OB माइनस BQ। OQ जो दिख रहा है आप लोग को बच्चा, OQ कहां पे OQ, हाँ OQ इज इक्वल टू OB माइनस BQ। OB कितना है बच्चा आप लोग का? तो अगर आप लोग देखोगे OB जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है, ऊपर लिखा है कैपिटल R, माइनस BQ का वैल्यू उन्होंने खुद दिया 9, तो इसका आंसर आएगा R माइनस 9। बड़ा आंसर है, वैसे रहने दो। उसके साथ बच्चा OE है यहाँ पे। OE का वैल्यू कितना है बच्चा? OE इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूं बच्चा OD माइनस DE, उन्होंने खुद लिखा है। अब OD का वैल्यू यहाँ पे फिर से कैपिटल R ही आएगा बच्चा, बड़ा रेडियस है, एंड DE का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा R माइनस 5। तो ये दो आंसर मिल गए। फिर एज द कॉर्ड्स QA एंड EF ऑफ द सर्कल विद सेंटर P intersect in the interior of the circle, so by the property of internal division of two chords of a circle। आपको याद है बच्चा इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स क्या बोलता है कि सारे कॉर्ड्स का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं बच्चा OQ मल्टीप्लाइड बाय OA will be equal to OE मल्टीप्लाइड बाय OF। अंदर के सर्कल का कॉर्ड देखो, सिंपल है। तो वही दिया है बच्चा यहाँ पे, बट आप लोग को OQ का वैल्यू अभी अभी रिसेंटली मिला बच्चा, वो क्या था बच्चा? R माइनस 9 था, मल्टीप्लाइड बाय OA का वैल्यू तो ऑब्वियसली सबको पता है रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल R था। OE का वैल्यू कितना मिला बच्चा? हम लोग को अभी मिला था R माइनस 5 था। एंड OF का वैल्यू कितना है बच्चों? तो आप लोग देखोगे OE और OF एक्चुअल में सेम ही है, इट्स द सेम थिंग, बिकॉज दोनों साइड से सिमेट्रिकल है। तो उन्होंने रीजन लिख के रखा है बच्चा OE और OF सेम है, इसलिए मैं यहाँ पे R माइनस 5 लिखूंगा। वो उन्होंने खुद ही रीजन लिख के रखा है, तो हमें क्या टेंशन है, हमें तो लिखना है। अब नीचे वाला पार्ट देखो बच्चा, R माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय R का वैल्यू उन्होंने मल्टीप्लाई किया, तो R स्क्वायर माइनस 9R मिला है, तो मतलब हम लोग बराबर जा रहे हैं। एंड R माइनस 5 इंटू R माइनस 5 मतलब R माइनस 5 का स्क्वायर होता है, जो कि उन्होंने R स्क्वायर माइनस 10R प्लस 25 लिखा है, जो कि हम लोग परफेक्ट राइट जा रहे हैं। अब यहाँ पे R का वैल्यू कैसे मिलेगा जरा ध्यान से देखो, R स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड, माइनस 10R उधर जाएगा तो प्लस 10R बनेगा। 10R माइनस 9R होता है R का वैल्यू कितना मिलना चाहिए? बचा हुआ नंबर 25। तो यहाँ पे 25 मिला, मैंने 25 यूनिट्स लिख लिया, एज सिंपल एज दैट। मुझे रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल मिल चुका है, अभी स्मॉलर सर्कल बाकी है। AQ को जरा ध्यान से देखो बच्चा, AQ, तो AQ क्या मैं बोल सकता हूं? 2 टाइम्स रेडियस है, डायमीटर, एंड AQ इज एक्चुअली मेड अप ऑफ बच्चा क्या मैं बोल सकता हूं? टोटल AB में से BQ माइनस।
तो बच्चा यहाँ पे 2r इज इक्वल टू ए बी माइनस बी क्यू, बट अगर आप लोग देखोगे ए बी का उन्होंने 50 कैसे दे दिया, बड़ा सिंपल है, आपको रेडियस 25 मिला है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 50 माइनस 9 मतलब 41। अगर 2r का वैल्यू 41 है बच्चा तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 41 डिवाइडेड बाय 2 बनेगा, एंड 41 डिवाइडेड बाय 2 कितना बनता है बच्चा, सभी लोगों को पता है, इट्स 20.5 यूनिट्स। एंड दिस इज हाउ बच्चा यू कंप्लीट दिस क्वेश्चन एज वेल, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन थोड़ा डेंजरस है बच्चा, बट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होने की वजह से इतना भी डेंजरस नहीं है। all you needed to do was fill in the blanks over here and that's as simple as that। सिंपल था बच्चा, सबको समझ में आया रहेगा ये वाला टॉपिक भी। एंड इसी के साथ साथ बच्चों में मेंस्ट्रुएशन भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म कर लेता हूं वंस एंड फॉर ऑल, जो कि आप लोग के एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो बच्चा आशा करता हूं आज का सेशन आप लोग को उतना ही समझ में आया होगा, नॉलेजेबल लगा होगा जितना बाकी सारे लगते हैं। अगर आपको वीडियो जेन्युइनली पसंद आया होगा बच्चा तो सपोर्ट करना ना भूले बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड शेयरिंग विथ ऑल योर फ्रेंड्स, सो दैट ये चैनल को ग्रो होने में भी मदद होगा। एट द सेम टाइम बाकी सारे बच्चे जिनको इसकी जरूरत है उनको भी ये मिल जाएगा। एट द सेम टाइम बच्चों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप द नोटिफिकेशन बेल ऑन, ताकि आपको सारे ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स भी मिलने को इजी हो सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, इट्स रियली नाइस टीचिंग यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।